हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री मेंस के लिए इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के ऊपर जो सीरीज चल रहा था वहाँ पे डिफेक्ट्स हो चुका था, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स एंड सॉलिड सोल्यूशन हो चुका है, सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स हो चुका है, चैल्कोजिनाइड्स, इंटरकैलेशन केमिस्ट्री भी हो चुका है। डिटेल्ड लेक्चर वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे एटम एंड आयन डिफ्यूजन, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स और नाइट्राइड्स एंड फ्लोराइड्स। डिफ्यूजन जनरली गैसेस एंड लिक्विड्स में होता है एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि गैस और लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनके अंदर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में एटम्स और आयंस इतने क्लोज पैक्ड कंडीशन में रहते हैं कि वहाँ पे डिफ्यूजन होने का चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी हमें डिफ्यूजन क्यों ज़रूरत है सॉलिड में परफॉर्म करवाने के लिए? क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, in case of fuel cell, sensors, electrochemical cells like batteries etc. इन सब में liquid components यूज होता है और liquids are not very easy to handle. So अगर हमें liquid components को substitute करने का एक मौका मिल जाए by solid electrolytes तो हमारे लिए वो ज़्यादा convenient होगा। And for that reason solid के अंदर atoms और ions के diffusion होना बहुत ज़रूरी है। Generally solid state reactions are performed at high temperatures, क्योंकि उसके बिना डिफ्यूजन तो होगा नहीं, बट स्टिल डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इन सम केसेस आर फास्ट इनफ फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। हमने इनऑर्गेनिक सॉलिड लेक्चर 5 में देखा था डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स इन डिटेल में, नॉट फॉर एमसीक्यू ऑफ प्रीलिम्स बट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मेंस एग्जाम। तो वहां पे जितने भी टाइप के डिफेक्ट्स हमने देखे थे, दोज डिफेक्ट्स मेक इट इजियर फॉर एटम्स एंड आयंस टू डिफ्यूज इजीली इन सॉलिड्स। एंड दिस हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड स्टेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूल सेल्स, सेंसर्स, सिंथेसिस ऑफ न्यू सॉलिड्स, मेटलर्जी एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। और अच्छा डिफ्यूजन शो करने के लिए बस ये जरूरी नहीं है कि सॉलिड में डिफेक्ट्स हो, उसके साथ साथ फॉर हाई रेट्स ऑफ एटम्स एंड आयन डिफ्यूजन एट मॉडरेट और रूम टेम्परेचर, solid materials must have the following qualities. Number 1 is they should have low energy barriers so that temperatures of 300 K or nearby magnitude is enough to permit the ions to jump from side to side. 300 K मतलब 273 अगर आप माइनस करोगे तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में सॉलिड में जो आयंस या एटम्स प्रेजेंट है, अगर हम उसको डिफ्यूज कराना चाहे फ्रॉम साइड टू साइड तो एनर्जी बैरियर लो होना जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड क्वालिटी ये रहना चाहिए कि जो आयंस है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉलिड मटेरियल, वो सब आयंस लो चार्ज का होना चाहिए और स्मॉल रेडियस का होना चाहिए, क्योंकि अगर हाईली चार्ज्ड आयंस है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप करेगा अमंग देमसेल्व्स, और बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस दे विल बी लेस मोबाइल। सो हम जनरली प्रेफर करेंगे लिथियम प्लस, फ्लोराइड, सोडियम प्लस ऑक्साइड, इस टाइप के स्मॉल रेडियाई वाला कैटायन एंड एनायंस को। थर्ड क्वालिटी क्या होना चाहिए? जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि मेन डिफ्यूजन का वजह है डिफेक्ट्स, सो दे शुड हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स। हाई कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा डिफेक्ट होना चाहिए पर एरिया, बिकॉज दे प्रोवाइड ए लो एनर्जी पाथवे फॉर डिफ्यूजन। और सिर्फ वही नहीं, दिस डिफेक्ट्स शुड नॉट बी ऑर्डर्ड। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिफेक्ट्स भी अरेंज्ड ऑर्डर में हो सकता है अगर जनरली हम 3D डिफेक्ट्स का बात करें। फॉर एग्जांपल शेयर प्लेन्स ऑफ अ क्रिस्टल। सो अगर कोई ऑर्डर्ड प्लेन डिफेक्ट है तो वो लो एनर्जी पाथवे फॉर डिफ्यूजन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो द डिफेक्ट्स ऑल्सो शुड बी रैंडम और अनअरेंज्ड। फोर्थ क्वालिटी और लास्ट क्वालिटी should be that number of mobile ions in the structure should be a significant proportion of the total number of ions। मतलब total number of ions अगर Z है और number of mobile ions मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर सकता है वो X है, so this value should be higher। अब हम मेजर कैसे करें कि कोई सॉलिड में डिफ्यूजन कितना तेजी से हो रहा है या फिर डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो रहा है? उसके लिए हमें माइग्रेशन कैपेबिलिटी जानना पड़ेगा ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स और आयंस ऑफ दैट सॉलिड। और माइग्रेशन कैपेबिलिटी जानने के लिए वी नीड टू ड्रॉ अ ग्राफ प्लॉटिंग द लॉग ऑफ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट वर्सेस इनवर्स टेम्परेचर। तो हमें कुछ ऐसा देखने को ग्राफ मिलेगा और यहाँ पे कोई भी एक कंपोनेंट पर्टिकुलर एक सॉलिड के लिए पर्टिकुलर एक लाइन देता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम इन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम 2+ आयन कैल्शियम ऑक्साइड में कितना आयनिक मोबिलिटी दिखाता है उसका मेजर है ये स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ में
जो एटम्स या आयंस के करस्पॉन्डिंग लाइन ऊपर है मतलब अपर साइड में है उनको हम हाईली मोबाइल कंसीडर करेंगे कंपेयर टू जिनका ग्राफ डाउन साइड में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम 2+ के साथ सोडियम प्लस का कंपैरिजन करें तो कैल्शियम 2+ इन CaO विल बी सीन एज मच लेस मोबाइल कंपेयर टू सोडियम प्लस इन बीटा एल्यूमिना विच इज हाईली मोबाइल। अब सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स जिस चीज के लिए हमें सॉलिड में डिफ्यूजन चाहिए था हाई रेट में, क्योंकि हमें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रिपेयर करना था अल्टीमेटली। In most of electrochemically useful appliances like fuel cell, battery, sensor, the electrolyte we use is in solution form, मतलब liquid form, और liquid phase is not easy to handle, it has its own disadvantage, और हम इसको avoid करना चाहते हैं। That is why we need solid electrolytes. Some in vogue solid electrolytes are in vogue phrase का मतलब है in trend, मतलब जो बहुत यूज हो रहा है in fashion और या in trend। सिंपल लैंग्वेज में ये सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। सिल्वर टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, सोडियम बीटा एल्यूमिना, NaSiCON। इसका फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। Na पार्ट स्टैंड्स फॉर सोडियम, Si पार्ट स्टैंड्स फॉर सुपर आयनिक एंड CON पार्ट स्टैंड्स फॉर कंडक्टर। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज सीजियम हाइड्रोजन सल्फेट। बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस कि फर्स्ट 3 जो एग्जाम्पल है वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स रूम टेम्परेचर में आयनिक कंडक्टिविटी शो करता है, लेकिन सीजियम वाला कंपाउंड ग्रेटर देन 160 डिग्री सेंटीग्रेड में ही आयनिक नेचर शो करता है। अदरवाइज एट रूम टेम्परेचर इट इज नॉट अ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। अब सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट 2 तरीके का होता है डिपेंडिंग ऑन हम आयनिक कंडक्टिविटी किस आयन के मोबिलिटी या माइग्रेशन से जेनरेट करवा रहे हैं, कैटायन के मोबिलिटी के बेस पे या फिर एनायन के मोबिलिटी के बेस पे। इन मोस्ट केसेस कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट या कैटायनिक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट ही जनरेट हम करते हैं, क्योंकि कैटायंस आर मच स्मॉलर देन एनायंस, और स्मॉलर साइज के वजह से उसका मोबिलिटी भी ज्यादा होता है कंपेयर टू एनायन। बट स्टिल सम एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स शो हाई आयनिक कंडक्टिविटी। एनायनिक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ YSZ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनायनिक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। ये इसका फॉर्मूला है और इसका पूरा नाम है इट्रियम स्टेबिलाइज्ड जिरकोनिया। कैटायनिक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका क्वेश्चन फॉर्म में हम देखते हैं डिस्क्राइब हाउ कैटायनिक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स शो कंडक्टिविटी। हमने पहले ही सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखे थे, उनमें से कोई एक एग्जांपल को लेके हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। दिस पर्टिकुलर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इस क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म में सिल्वर आयन और Hg+ आयन दोनों ही आयोडाइड एनायन से टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है, और एट दिस कंडीशन आयनिक कंडक्टिविटी इज वेरी लो। बट टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड देन द सिनेरियो विल चेंज। तब सिल्वर और मर्क्यूरिक दोनों आयन्स ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड दे विल जनरेट सम वैकेंसीज लाइक दिस, एंड एज ए रिजल्ट Ag+ आयन्स can hop from one side to another side easily. Hop मतलब jump. So this A version वाला picture is for 50 degree centigrade, below 50 degree centigrade, and this B version वाला picture is for greater than 50 degree centigrade. Similar structure के कुछ cationic solid electrolytes क्या है? RbAg4I5 which has a higher ionic conductivity surprisingly at room temperature than sodium chloride solution. यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि नॉर्मली सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है एंड दैट इज अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, बट हमारा सॉलिड कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट इससे ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी शो करता है, एंड दैट इज वाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, राइट। अब कुछ और सॉलिड कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट। अभी तक हम एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट में आए नहीं है, कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट को ही डिस्कस कर रहे हैं। सोडियम बीटा एल्यूमिना NaSiCON मतलब सोडियम सुपर आयनिक कंडक्टर। ये दोनों सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट कैसे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उस मैकेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है फ्रेमवर्क इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्रेमवर्क इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है वो पहले आप बारीकी से समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल सोडियम बीटा एल्यूमिना। अब बीटा एल्यूमिना का पर्टिकुलर कुछ लेयर होगा, जैसे कि ये एक लेयर हो गया, ये और एक लेयर हो गया, ये और एक लेयर हो गया, और उन लेयर्स के बीच में कुछ गैप्स रहेंगे, और वो गैप में क्या रहेगा, जैसे कि आप नाम में ही है सोडियम बीटा एल्यूमिना। एल्यूमिना मतलब Al2O3, यानी कि हमारे पास 2 टाइप के आयन रहेंगे, Na+ और ऑक्साइड एनायन। और कहाँ पे रहेंगे, ये गैप्स में रहेंगे। Na+ आयन्स को मैंने
मैजेंटा कलर से दिखाया है और स्काई ब्लू कलर से ऑक्साइड एनायंस को दिखाया है। और Na+ आयंस क्यों छोटा है? क्योंकि ये कैटायन है। अब इन लेयर्स के बीच में कुछ गैप्स है। ये जो है ऊपर, ये मैंने पूरा लाइन इसीलिए नहीं खींचा है क्योंकि कुछ पोर्स है बिटवीन दिस लेयर्स, जिन पोर्स के थ्रू जो छोटा साइज का कैटायन है जैसे सोडियम+, वो एक लेयर से दूसरे लेयर में माइग्रेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स कन्वीनियंस। और ये माइग्रेटरी कैपेबिलिटी के वजह से ही एक आयनिक कंडक्टिविटी जनरेट होता है विच इज नोन एज फ्रेमवर्क इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी। इन पोर्स के थ्रू जो रास्ता तैयार होता है उसको हम बोलते हैं चैनल्स, और उस चैनल के थ्रू कोई भी कैटायन माइग्रेट कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल Mg2+, Na2+, लैंथेनाइड्स एटसेट्रा। लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर कैटायन साइज में बड़ा है तो या तो वो नहीं जा पाएगा बिटवीन दोज चैनल्स, और अगर माइग्रेट कर भी पाया तो उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। सो इन केस ऑफ माइग्रेटिंग आयंस आर लार्ज, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियम-3+, विच इज अ लैंथेनाइड, द फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर जनरेट्स लेस कंडक्टिविटी। और बीटा एल्यूमिना जैसे फ्रेमवर्क इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी शो करता है, वैसे ही NaSiCON भी एक फ्रेमवर्क तैयार करता है ऑन द बेसिस ऑफ जिरकोनियम हेक्साऑक्साइड ऑक्टाहेड्रा एंड फॉस्फेट टेट्राहेड्रा। और यहाँ पे कंडक्टिविटी का रीजन है रैपिड माइग्रेशन ऑफ Na+ आयंस थ्रू द FW स्ट्रक्चर। FW मतलब फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। नाउ एन इंट्रिगिंग क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड हाउ प्रेशर कैन इफेक्ट द फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर्स कंडक्टिविटी। क्वेश्चन ये है कि प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी K+ का मतलब पोटेशियम+ का भी कम हो जाएगा इन बीटा एल्यूमिना, और सोडियम+ का भी कम हो जाएगा इन बीटा एल्यूमिना। लेकिन सोडियम+ का जितना रिड्यूस करेगा उससे ज्यादा रिड्यूस करेगा K+ का। तो ऐसा क्यों? मैं इसके साथ और एक कंपैरिजन जोड़ देता हूं लिथियम+ का, और तीनों को हम एक साथ डिस्क्राइब करेंगे। अब देखिए साइज कंपैरिजन क्या है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये फर्स्ट ग्रुप है। अब फर्स्ट ग्रुप में मतलब कोई भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल का आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। सो पोटेशियम का साइज सबसे ज्यादा है, लिथियम का सबसे कम है, सोडियम हैज एन इंटरमीडिएट साइज। तो सबसे पहले एक छोटा सा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर इधर थियोरेटिकली ड्रॉ करके देखते हैं कि लिथियम+ आयन के साथ क्या होता है अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ पे मान लीजिए बीटा एल्यूमिना का शीट है मतलब लेयर है, और यहाँ पे भी बीटा एल्यूमिना का लेयर है। बीच में क्या रहेगा? या तो लिथियम, या तो सोडियम, या तो पोटेशियम, और साथ में ऑक्साइड एनायन। अब ऑक्साइड एनायन तो साइज में बहुत बड़ा है, और इन बीच में क्या है? पोर्स या चैनल्स। अब अगर लिथियम रहता है यहाँ पे तो वो मोबिलिटी दो डायरेक्शन में शो करेगा, आयनिक मोबिलिटी। एक तो है अलोंग एक्स एक्सिस और एक है अलोंग वाई एक्सिस, मतलब थ्रू द चैनल्स। और इन दोनों डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस आयनिक मोबिलिटी कहाँ पे ज्यादा होगा? अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस इसको एक चैनल के पोर के थ्रू जाना पड़ रहा है, जबकि अलोंग एक्स एक्सिस ये फ्रीली मूव कर पाएगा। अब इन एब्सेंस ऑफ प्रेशर, जब प्रेशर नहीं था बिल्कुल भी, तब कुछ लिथियम आयंस चैनल के थ्रू ऊपर और नीचे की बीटा एल्यूमिना का जो लेयर है वहां पे भी पहुंच चुका था, और बाकी का जो एलाई था वो नीचे इस लेयर में एग्जिस्ट कर रहा था। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तब क्या होगा? बीटा एल्यूमिना के लेयर्स में जितने भी लिथियम था वो प्रेशर के इफेक्ट में आके सब ये कंडक्टिंग लेयर में आ जाएगा। जितना भी दूसरे लेयर्स में थे सब वो इधर आ जाएंगे। तो आयनिक कंडक्टिविटी क्या होगा? बस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगा, जहां पे आयनिक कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। सो इन केस ऑफ लिथियम+ आयन, प्रेशर के एक्टिविटी से आयनिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। बट इन केस ऑफ पोटेशियम+ आयन क्या होगा? पोटेशियम+ आयन हैज ऑलरेडी बिगर साइज, तो ये दोनों तरफ के बीटा एल्यूमिना के लेयर में बहुत कम पहुंच पाया था पहले ही। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे दोनों तरफ से तो ये लेयर बहुत छोटा हो जाएगा और ये पोटेशियम आयंस कंप्लीटली पैक्ड हो जाएगा। ऐसे ना वो एक्स एक्सिस में मूवमेंट कर पाएगा, ना वो वाई एक्सिस में मूवमेंट कर पाएगा। सो प्रेशर के इफेक्ट में इसका कंडक्टिविटी बहुत ही कम हो जाएगा। और सोडियम इन दोनों के इंटरमीडिएट साइज का है। सो सोडियम में जब आप प्रेशर डालोगे तब वो अपने लेयर में पैक तो हो जाएगा, लेकिन कुछ सोडियम आयंस पोर्स या चैनल्स के थ्रू ऊपर और नीचे के बीटा एल्यूमिना के लेयर में माइग्रेट कर पाएंगे। सो यहाँ पे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंडक्टिविटी चालू रहेगा, एंड एज ए रिजल्ट कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होगा। पोटेशियम के केस में बहुत ही घट गया था, लिथियम के केस में बढ़ गया था,
और सोडियम के केस में घटेगा लेकिन बहुत कम रिड्यूस होगा। सो वही यहाँ पे वर्ड से मैंने डिस्क्राइब किया है, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, बीटा एल्यूमिना ऑफ सिल्वर Na+ shows activation energy for conductivity close to 17 किलोजूल पर मोल। लेकिन जब थैलियम को हम बीटा एल्यूमिना के साथ इनकॉर्पोरेट करा के एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ के 35 किलोजूल पर मोल हो जाता है। रीजन बहुत ही इजी है, सोडियम या सिल्वर आयन का रेडियस है क्लोज टू 100 पिकोमीटर, जहां थैलियम का रेडियस है 149 पिकोमीटर। सो जो बॉटलनेक्स है, बॉटलनेक्स मतलब दोनों लेयर के बीच में जो गैप्स हैं, जिसको मैं पोर बोल रहा था, और जो चैनल जनरेट हो रहा था, दोज आर कॉल्ड बॉटलनेक्स। दोज बॉटलनेक्स के थ्रू थैलियम प्लस आयन पास नहीं हो पाएगा, जबकि सिल्वर और सोडियम अपने स्मॉलर साइज के वजह से आसानी से माइग्रेट कर पाएगा। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस। अभी तक हम कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स देख रहे थे, अभी एनायनिक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका ज्यादा एग्जाम्पल या ज्यादा यूजेस नहीं है क्योंकि एनायन का साइज कैटायन का साइज से ज्यादा होता है, तो इसका मोबिलिटी ऑलरेडी घट जाता है। बट स्टिल जो भी सॉलिड्स एनायनिक कंडक्टिविटी शो करता है, दोज आर मेनली शोड बाय फ्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था इन PbF2 एंड द कंडक्टिविटी अराइजेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल मैकेनिज्म, जहां पे F- आयन माइग्रेट करता है इसके नॉर्मल पोजीशन से टू एन इंटरस्टिशियल साइट, फ्रेंकेल टाइप डिफेक्ट की तरह, एंड देन मूव्स टू इट्स ऑलरेडी जनरेटेड वैकेंट F- साइट्स। एग्जाम्पल ये हमने पहले भी देखा था, एक ही एग्जाम्पल है इट्रियम स्टेबिलाइज्ड जिरकोनिया, और यहाँ पे माइग्रेटरी आयन है O2-। द एनायनिक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलवेज शो वेरी लो आयनिक कंडक्टिविटी, क्योंकि साइज ग्रेटर देन कैटायन है। अगर हम टेम्परेचर को हाई कर दे तो भी लो आयनिक कंडक्टिविटी दिखाता है। सो मेनी अदर कॉम्प्लेक्स मेटल्स आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर अचीविंग हाई कंडक्टिविटी। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। और अभी तक हमने जो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा उसका सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ यूज सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल SOFC। अब कोई भी फ्यूल सेल क्या है? जस्ट इलेक्ट्रोलाइट सैंडविच्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जहाँ पे ऑक्सीजन या एयर को हम पास करवाते हैं एक इलेक्ट्रोड के ऊपर से और फ्यूल को हम पास करवाते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर से, एंड वी गेट इलेक्ट्रिसिटी। इन केस ऑफ सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स को हम यूज करेंगे क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी मतलब विदाउट एनी पॉल्यूशन वाला एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा विथ हाई एफिशिएंसी। दिस इज अ डायग्राम ऑफ SOFC, जहाँ पे ये है कैथोड, ये है एनोड, और बीच में एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली हम कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट के जगह सॉलिड एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट YSZ, आपने पहले देखा होगा, इट्रियम स्टेबिलाइज्ड जिरकोनिया, इसको यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूल सेल को ऑपरेट करने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, और हाई टेम्परेचर में अच्छा काम करता है एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट। और ग्रीन क्लीन एनर्जी हम क्यों ऑब्टेन करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस को भी यहाँ पे यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये था एटम एंड आयन डिफ्यूजन और उसके साथ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब उसके बाद जो टॉपिक है मोनो ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल्स, हायर एंड कम्प्लेक्स ऑक्साइड्स, और साथ में मेटल नाइट्राइड्स एंड फ्लोराइड्स। मोनो ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल्स के अंदर डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइचियोमेट्री था, उसको मैंने अलग से कवर कर दिया है। बट हायर एंड कम्प्लेक्स ऑक्साइड्स के अंदर ReO3, रेनियम ऑक्साइड, स्पिनेल स्ट्रक्चर, पेरोव्स्काइट और कोरांडम, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए मेटल नाइट्राइड्स एंड फ्लोराइड्स ये छोटा टॉपिक है, इसको खत्म कर लेते हैं। देखिए नाइट्राइड्स के हर एक पार्ट का मतलब नाइट्राइड्स का और फ्लोराइड्स का मैं पर्टिकुलर 3 फीचर्स बताऊंगा कि सिंथेटिक पाथवे क्या है और कोई स्पेशल फीचर है कि नहीं है और यूजेस क्या है विथ एग्जांपल्स। जैसे मेटल नाइट्राइड्स नॉर्मल सिंथेसिस पाथवे है नाइट्रोजन के साथ हीट करना, देन द मेटल विल प्रोड्यूस मेटल नाइट्राइड। या तो फिर हम एमोनोलिसिस कर सकते हैं ऑक्साइड्स का, दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड नाइट्राइड एज ए प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल टेंटलम ऑक्साइड को अगर एमोनोलिसिस करें एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पास टेंटलम नाइट्राइड सॉलिड फॉर्म में जेनरेट होगा। और सोडियम एजाइड ये कोई सिंथेटिक पाथवे नहीं है, ये एक पर्टिकुलर फीचर है सोडियम एजाइड इस नाइट्राइड का कि जो भी नाइट्राइड इनस्टेबल अनस्टेबल होता है दोज कैन बी यूज्ड एज नाइट्राइडिंग एजेंट। मतलब दूसरे कंपाउंड में नाइट्रोजन इंसर्ट करने के लिए ऐसे अनस्टेबल
नाइट्राइट कम्प्लेक्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एजाइड अगर स्ट्रॉन्शियम और जर्मेनियम के साथ सील्ड नाइबियम ट्यूब में 750 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किया जाए तो ये नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेटेड कंपाउंड हमारे पास आएगा। जनरल फीचर या ट्रेंड क्या है नाइट्राइट फॉर्मेशन का कि अगर मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ही फॉर्म हो पाएगा नाइट्राइट। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम ऑक्साइड हम जानते हैं, TiN हम जानते हैं, Ti2N हम ऑल्सो प्रिपेयर कर सकते हैं, बट प्रिपरेशन ऑफ Ti3N4 इज डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पे टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। सिमिलरली वैनेडियम पेंटॉक्साइड इज नोन बट वैनेडियम पेंटानाइट्राइड इज अननोन, क्योंकि मेटल +5 मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है लेकिन सेम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्राइड नहीं फॉर्म कर सकता। नाउ सम यूजेस, नाइट्राइड्स ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। दे आर यूज्ड फॉर क्रूसिबल्स एंड फर्नेस मटेरियल्स। हम सिलिका क्रूसिबल ऑफन यूज करते हैं लेबोरेटरीज में बिकॉज सिलिकॉन नाइट्राइड इज वेरी स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। अनदर एग्जाम्पल इज गैलियम नाइट्राइड। ये बोथ उडजाइट एंड स्फेलेराइट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है एंड शोज सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। लिथियम नाइट्राइड इज यूज्ड फॉर रिचार्जेबल बैटरीज। मेटल नाइट्रेट्स के बाद मेटल फ्लोराइड्स, जनरली F- और O2- इन दोनों का आयनिक रेडियाई बहुत ही सिमिलर होता है एंड एज ए रिजल्ट मेटल फ्लोराइड्स का बहुत सारा नेचर एनालॉगस होता है विथ कम्प्लेक्स ऑक्साइड्स। सिंथेसिस हम कैसे करते हैं वो भी ऑक्साइड के सिमिलर तरीके से, जैसे कि यहाँ पे KF है, ये ना होके अगर K2 होता तो ये कंपाउंड एक पेरोव्स्काइड होता फ्लोराइड के जगह। वैसे ही कम्प्लेक्स ऑक्साइड अदर जो स्ट्रक्चर शो करता है लाइक रेडल्सन, पॉपर फेज, स्पिनेल्स, पेरोव्स्काइड्स एटसेट्रा, फ्लोराइड भी सिमिलर काइंड्स का कम्प्लेक्स फॉर्म करता है। यूजेस क्या है? वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज LiBF4 जहाँ पे BF4- टेट्राहेड्रा पोजिशन ऑक्युपाई करके रखते हैं जस्ट लाइक SiO4 टेट्राहेड्रास। दे आर यूज टू मेक ग्लासेस जो कि ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे हैं, सो दोज ग्लासेस कैन कंटेन सैंपल्स फॉर एक्सरे वर्क एनालिसिस। सो अभी हमारा इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का बहुत कम पोर्शन बचा हुआ है एंड आई गेस वो और एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।